गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड बेटा मॉर्निंग एक सर। बच्चा है एबीसीडी के नाम से आता है, 2 दिन से बोल रहा है कि बैकलॉग है। बेटा अपना नाम ही बता दो। अगर आपको ये बोलने में ही शर्म आ रही है तो फिर वो आपकी दिक्कत है, कुछ भी नहीं कर सकते हम। बैकलॉग किसी का भी हो सकता है बेटा, ऐसा कोई गलत बात तो है नहीं। अगर यहाँ नहीं बोल पा रहे हो तो मैसेज कर दो मुझे व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर तो होगा। जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कौन हो क्या कैसे मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। अगर आपको आपके फ्यूचर के लिए बारे में टेंशन है कि आप कैसे क्या आगे पढ़ने वाले हो तो मुझे फोन करो, मुझे मैसेज करो, तभी मैं सॉल्यूशन बता पाऊंगा। है ना, ऐसे मैसेज करने से। बेटा ध्यान देना, आज की क्लास भी कल जैसी ही डेरिवेशन वाली होगी। ध्यान इधर उधर जाए तो मुझे बताना, मैं वापस से समझाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि 100% आपका ध्यान इधर ही रहे, कई बार इधर उधर जाता होगा। तो कहीं भी चला जाए तो मुझे बताना, मैं वापस से समझा दूँ। देखो बेटा ध्यान से, वीरियल इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखने वाली है। 1 + b/v m प्लस c/v m² प्लस d/v m³ एंड सो ऑन। है ना, आगे आ जाएगा e/v m⁴, फिर आ जाएगा, आगे अल्फाबेट भी बढ़ते जाएंगे, vm की पावर भी बढ़ती जाएगी। है ना, यहाँ पर ये b एंड c की वैल्यू हमें निकालनी। b एंड c क्या है? ये b एंड c, बी को बोलते हैं बेटा सेकंड वीरियल, सी को बोलेंगे थर्ड वीरियल। है ना, अभी आपको देख के लग रहा होगा ये इक्वेशन कहाँ से आई। कुछ नहीं है बेटा, ये एक इक्वेशन है जिसको वीरियल इक्वेशन बोलते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है बी एंड सी की वैल्यू बताओ, थर्ड वीरियल की या सेकंड वीरियल की। इसको हम अभी इक्वेट करने वाले हैं किससे? हमारी वंडर वॉल गैस इक्वेशन से, फिर बी एंड सी की वैल्यू निकालेंगे। क्लियर है क्या करना है? हाँ सर। क्लियर है, चलो आगे यस सर। देखते हैं। हमारी वंडर वॉल गैस इक्वेशन कैसी थी? P + A/Vm² Vm - b = RT, ऐसी थी। हाँ है ना। यस सर। अब मैं यस क्या सर। कर रहा हूँ बेटा, दोनों तरफ v, इसको है ना मैं बस नीचे ले जा रहा हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा P + A/Vm² = RT/Vm - b। ऐसा कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस सर। यस है सर। ना, अब मैं पूरी इक्वेशन को बेटा RT से डिवाइड कर रहा हूँ। तो RT से जैसे ही डिवाइड करूंगा ये हो जाएगा P/RT प्लस A/Vm² RT, और ये हो जाएगा 1/Vm - b। कर सकता हूँ। यस सर। है ना, नोट करो। हम वहीं से आगे निकले जहां पर कल रुके थे। हम कल रुके थे कहाँ पर? वंडरवॉल गैस इक्वेशन से, उससे आगे जा रहे हैं बस। ठीक है, जल्दी से नोट करो। हो गया सर। करो बेटा, सब करो। हो गया सर। हो गया क्या सभी का? यस हाँ सर। सर। चलें आगे। अब देखना बेटा, मैं इस इक्वेशन को एक और बार वहां लिख रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सको। P/RT प्लस A/Vm² RT इक्वल टू 1/Vm - b। यही थी ना सेम इक्वेशन? ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, पूरी इक्वेशन को RT से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही मैंने RT से नहीं, सॉरी, VM से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो VM से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा PVM/RT प्लस, नीचे का एक VM कट हो जाएगा ना, प्लस ये क्या हो जाएगा बताओ?
ये हो जाएगा Vm अपॉन Vm माइनस बी। ठीक है ना। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 - b अपॉन Vm। ऊपर और नीचे मैंने Vm से डिवाइड कर दिए, कर सकता हूँ। इसको चेंज किया है बस मैंने, हाँ है ना, कर सकता हूँ। यस सर। यस। क्या इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 1 - b अपॉन Vm का इनवर्स, इस तरह से लिख सकता हूँ। यस सर। मैथमेटिक्स में क्या आपने ये एक फॉर्मूला देखा है, 1 - x का इनवर्स ये इक्वल होता है 1 + x प्लस का x² प्लस x का क्यूब एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला पढ़ा है मैथमेटिक्स में? नो सर। नो सर। नहीं पढ़ा है तो याद करना बेटा, ये शायद 12th में पढ़ाया जाता है। ये एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। मतलब मैं इस वाले इस वाली जगह पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूँ, इतना सा नोट करो। मुझे बताओ बेटा, ये किसका फॉर्मूला बना, ये वाला फॉर्मूला? जेड। जेड का, जेड का फॉर्मूला है ना ये? तो इसकी जगह मैं जेड रखूंगा बेटा आगे। तो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ, जेड प्लस ए वी एम आर टी इक्वल टू 1 - x को मैं लिखूंगा 1 + x। x क्या है, b अपॉन वी एम प्लस x का स्क्वायर मतलब b² अपॉन वी एम का होल स्क्वायर प्लस x का क्यूब क्या है, b का क्यूब अपॉन वी एम का क्यूब। एंड ये इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, लिख सकता हूँ? हाँ सर। जल्दी से लिख लो यहाँ तक। हो गया सर। हो गया? यस सर। यस सर। सभी का हुआ? यस सर। यस सर। देखना आगे, मैं ये इक्वेशन बेटा वापस से लिख रहा हूँ, z प्लस ए अपॉन वी एम आर टी इक्वल टू 1 + b अपॉन वी एम प्लस b² अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस b क्यूब अपॉन वी एम क्यूब। क्लियर है? अब मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इसको कहाँ ले जा रहा हूँ, इसको मैं इस जगह पे ले जा रहा हूँ। देखना कैसे, z इक्वल टू 1 + b वी एम माइनस ऑफ a अपॉन वी एम आर टी प्लस b² अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस b क्यूब अपॉन वी एम क्यूब। कर सकता हूँ ऐसे, हाँ सर। यस सर। है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों में से Vm को कॉमन ले रहा हूँ। देखो, Z इक्वल टू 1 + 1 अपॉन वी एम मैंने कॉमन ले लिया, तो 1/Vm कॉमन लेते ही ये ओनली b बच गया, क्या माइनस यस सर। a अपॉन आर टी बच गया यस सर। प्लस b² अपॉन वी एम स्क्वायर प्लस b क्यूब अपॉन वी एम क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से। अब देखो, ये वाली वही इक्वेशन बन गई है जो हमने वीरियल इक्वेशन लिखी थी। देखो, इससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर b की वैल्यू क्या आएगी, देखो b की वैल्यू क्या है, इसके बराबर आ रही है, इस बी पूरे के माइनस बराबर। ए अपॉन आर टी। तो b जो सेकंड वेरिएबल था उसकी वैल्यू क्या है, b - a/r t। ए एंड बी क्या है बेटा, ए एंड बी दोनों क्या है, वोंडरवॉल गैस गैस कांस्टेंट है। कांस्टेंट। ए किस पे डिपेंड करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स या ऑफ फिर अट्रैक्शन। वोंडरवॉल फोर्सेस। बी किस पे डिपेंड करता है, साइज पे साइज। डिपेंड करता है। साइज। ठीक है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं सी की, तो सी क्या दिख रहा है आपको, ये b²। सी आ जाएगा b²। अगर मुझसे थर्ड वेरिएबल भी पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, बी क्यू बी क्यू। एंड सो ऑन, चलता जाएगा। मतलब ये फॉर्मूले हमने सेकंड एंड थर्ड वेरिएबल के पता लगा लिए, समझ हाँ आया? यस सर। एक बार मैं वापस से रिवाइज करता हूँ, एक बार ये नोट कर लो।
हो गया सर। हो गया नोट। अब ध्यान से एक बार 2 मिनट में सारी स्टेप देखो, कोई भी स्टेप में आपको ऐसा लगे कि ये कैसे हुआ तो पूछो। जल्दी से सब बच्चे देखेंगे, एक एक स्टेप बेटा समझ आनी चाहिए। हमने बेटा स्टार्ट यहाँ से किया है, ये कौन सी गैस इक्वेशन थी? वंडरवॉल गैस इक्वेशन से। जल्दी से देखो। और वंडरवॉल गैस इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट में, जिसमें बी एंड सी की वैल्यू हमने फॉर्मूले से पता कर ली। हुआ? ये थोड़ा सा फॉर्मूला ध्यान रखना है बेटा, 1 - x का इनवर्स होता है 1 + x + x² एंड सो ऑन। हो गया सर। चले आगे। यस यस सर। यस सर। हो गया, सारी स्टेप समझ आ गई। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा, बी का फॉर्मूला था सेकंड वेरिएबल का, वंडरवॉल कांस्टेंट बी माइनस वंडरवॉल कांस्टेंट ए अपॉन आर। सी का फॉर्मूला था वंडरवॉल कांस्टेंट बी का होल स्क्वायर। डी का क्या होगा? बी का क्यूब। ये तो इतना काम नहीं आने वाला है, लेकिन ये दोनों काम आएंगे। क्लियर है? चले आगे। यस सर। यस अब हम इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं बेटा? दो केस लिख रहे हैं। केस वन वही जैसा हमने ग्राफ बनाया था ना, वही। इफ लो प्रेशर रीजन is taken, if low pressure region is taken, ठीक है ना? अगर लो प्रेशर रीजन है, अगर प्रेशर को मैं लो कर देता हूं, तो वीएम क्या हो जाएगा? काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, जैसा वहां पर करा था हमने बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग। आया ना? बोलो। यस। वीएम हाई है तो इसमें यस देखो 1/वीएम काफी ज्यादा बड़ा होगा। 1/वीएम काफी ज्यादा बड़ा होगा किससे? 1/वीएम के होल स्क्वायर से, 1/वीएम के होल क्यूब से। मतलब जो ये वीएम की हायर पावर है, इसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं क्या? हायर नहीं पावर। समझ रहा। हाँ बेटा मैं समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नेग्लिजिबल। एक बार ध्यान दो कि अगर मुझे मान लो यहाँ पर दे दिया है 1/50 लीटर, वीएम की वैल्यू क्या है? 50। तो ये काफी बड़ी वैल्यू होगी ना 1/50 के होल स्क्वायर? नहीं होगी क्या? होगी कि नहीं? यस अरे सर। बेटा वन अपॉन होगी सर। 2500, एक में आप 50 का डिवाइड कर रहे हो, एक में आप 2500 का डिवाइड कर रहे हो। मैं नेग्लिजिबल मान सकता हूँ क्या इस चीज को? इसके कंपेयर में एक सर 1000 यस के सर। बराबर आ रहा है, तो दूसरा किसके बराबर आ रहा है? 0.1 के बराबर। 1000 और 0.1 में कोई कंपैरिजन कर सकता है? नहीं ना। तो मैं इसको नेग्लिजिबल मान लूंगा। मतलब हायर पावर को मैं क्या कर रहा हूँ? नेग्लिजिबल मानता चल रहा हूँ। किसमें? इस वीरियल इक्वेशन में। हाँ है ना? कर सकता हूँ। पक्का यस समझ सर। आया कैसे? यस सर। कि अगर वीएम काफी ज्यादा हाई होगा तो उसका इनवर्स है ना, ये तो 1/वीएम, तो वो काफी ज्यादा लो होता जाएगा। लो होता जाएगा तो मैं हायर पावर को नेग्लिजिबल ही मानूंगा 1/वीएन के कंपेयर में। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ से हमारा जेड का क्या फॉर्मूला आ जाएगा? यहाँ से हमारा जेड का फॉर्मूला आ जाएगा 1 + 1/वीएम। बी का क्या फॉर्मूला था? B - A/RT। हाँ है ना?
हाँ या ना? ये Yes, sir. फॉर्मूला कब आया है हमारा? लो प्रेशर Low रीजन में। pressure. नोट कर लो जल्दी से। समझ आया बेटा ये पहला केस? Yes, sir. जल्दी से करो। बेटा किसी को नहीं समझ आया तो बताओ। आया सभी को? Yes, sir. बेटा सभी से पूछ Yes, रहा sir. हूँ। आगे चले? सर। आगे चले? Yes, sir. Yes, sir. सर। Yes, sir. ध्यान देना बेटा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा लिख देता हूँ, मैं वापस से वही इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। b माइनस ए अपॉन आर टी। अगर मैं b की वैल्यू a अपॉन आर सर टी के लास्ट बराबर पेज कर चाहिए देता था। हूँ। हाँ मैं बता रहा हूँ बेटा। हो गया सर। हो गया? अब देखो बेटा मैंने क्या किया है, b की वैल्यू a अपॉन आर टी के बराबर कर देता हूँ, तो क्या z इक्वल टू 1 हो जाएगा क्या? बोलो। Yes, sir. और z इक्वल टू 1 हो जाएगा तो क्या ये आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा? Yes, sir. हाँ अब मैं यहाँ से T टेम्परेचर का वैल्यू बता रहा हूँ, ये क्या बी ए अपॉन आर बी के बराबर होगा? हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, मैं इससे ये वाला फॉर्मूला लाया हूँ बेटा। अगर जब z इक्वल टू 1 है मतलब वो आइडियल गैस है, और इस टेम्परेचर को बोलेंगे बेटा टीबी। क्या बोलेंगे? टीबी। इसको बोलते हैं बॉयल्स टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? बॉयल्स टेम्परेचर। इस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे? टीबी। टीबी का नाम है बॉयल्स टेम्परेचर। काफी इंपॉर्टेंट है बेटा। वो वाला टेम्परेचर जिसपे कोई भी गैस किसकी तरह बिहेव करने लगे? Ideal आइडियल gas. गैस। सॉरी आइडियल गैस की तरह। उस टेम्परेचर को क्या बोलने वाले हम? बॉयल्स टेम्परेचर। क्लियर है? Yes, sir. क्लियर है? डेफिनेशन लिख लो इसकी। बॉयल्स टेम्परेचर, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ध्यान रखना। बॉयल्स टेम्परेचर is temperature at which gas behaves as an ideal gas in low pressure region. In low pressure region. समझ आया क्या है बॉयल्स टेम्परेचर? हाँ फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमें। बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला होगा वंडरवॉल कांस्टेंट A अपॉन R इंटू वंडरवॉल कांस्टेंट B। ठीक है? ठीक है? Yes, sir. Yes, हाँ sir. नोट करो जल्दी, नोट करो। समझ तो आ रहा है ना बेटा? ये वाला पार्ट थोड़ा सा डेरिवेशन वाला होता है, तो केमिस्ट्री में बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। कहीं भी प्रॉब्लम आए 1% भी उसी टाइम बोलना है। जैसे एक बच्ची है जो बोल देती है, अभी मेरे को नाम तो नहीं पता, नहीं समझ आता तो उसी टाइम बोल देती है। वो काफी ऐसे बच्चे काफी अच्छे होते हैं, है ना? कि कहीं भी प्रॉब्लम आए उसी टाइम उसको सोल्व करो। ऐसा नहीं कि मुझे शर्म आ रही है सर मैं नहीं पूछूंगा या पूछूंगी, वो गलत बात है। फिर आपका वो जो डाउट है वो हमेशा बना रहेगा, वो उस टॉपिक में आप आगे नहीं जा पाओगे। क्लियर है? सर। कहीं Yes, भी sir. 1% Yes, भी sir. डाउट है, सिली से सिली डाउट हो पूछना है बेटा।
चले आगे, Yes, sir. Yes, sir. करूँ इरेज? Yes, sir. तो देखो, अगर मैं यहाँ पर 3 कंडीशन ले रहा हूँ बेटा, जो हमारा फास्ट टेम्परेचर है, जाएगी। हाँ बता रहा हूँ, हो गया सर। अगर हमारा टेम्परेचर इक्वल टू बॉइल टेम्परेचर के बराबर है तो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। मतलब कौन सी गैस है? आइडियल गैस। Ideal. दूसरा, अगर T हमारा बॉयल टेम्परेचर से ज्यादा है, क्वेश्चन में देंगे वो बॉयल टेम्परेचर ये है ना, और टेम्परेचर ये है, तो हम क्या इसको ऐसा लिखेंगे, T इज ग्रेटर देन A अपॉन RB, है ना। TB की जगह मैंने A अपॉन RB लिख दिया, बोलो हाँ है ना। Yes, sir. तो मैं यहाँ पर इसको ऐसा लिख सकता हूँ, B इज ग्रेटर देन A अपॉन RT, हाँ है ना, Yes, sir. लिख Yes, sir. सकता हूँ। Yes. अब मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ, B माइनस A अपॉन RT इज ग्रेटर देन 0, लिख सकता हूँ। Yes, sir. तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, Z ग्रेटर देन 0, सॉरी Z ग्रेटर देन 1। क्यों क्यों लिखा मैंने इसको ऐसा, ये वीरियल इक्वेशन से लिखा। देखो यहाँ पे जो हमारा ये फॉर्मूला आया था, ये 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो 1 में मैं कुछ भी पॉजिटिव ऐड करूंगा तो 1 से बड़ा ही आएगा, तो Z ग्रेटर देन 1 ही आएगा ना, हाँ है ना, Yes, sir. हाँ है ना। Yes, sir. मतलब Z जब भी बड़ा आएगा तो B पे डिपेंड कर रहा है, वो B पे डिपेंड कर रहा है, मतलब साइज फैक्टर डोमिनेटिंग, ये हमें ध्यान रखना है। बात समझ आई? सर रिपीट करना। एक बार ध्यान से देखो, B है, B बड़ा है किससे? इससे है बड़ा, तो B में मैं छोटी सी वैल्यू माइनस भी कर दूंगा तब भी वो पॉजिटिव ही आने वाली है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया 0 से बड़ा ही है, हाँ है ना। Yes, sir. तो B तो हमारा साइज फैक्टर था ना, Yes, sir. B बड़ा है A छोटा है, ये अगर नेगेटिव आती तो A बड़ा होता B छोटा होता, हाँ है ना, Yes, sir. है ना। तो B बड़ा है, इस वजह से B तो साइज फैक्टर है, तो यहाँ पर जो Z ग्रेटर देन 1 आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? ओनली B की वजह से आ रहा है, B बड़ा है इस वजह से साइज फैक्टर डोमिनेटिंग। समझ आ गया? Yes. लिखो जल्दी से, क्या बोल रहे हो बेटा? Z इज ग्रेटर देन 1 कैसे आया? इस फॉर्मूले से आया बेटा। ये पूरा क्या था? पूरा हमारा पॉजिटिव आ रहा था, पॉजिटिव आ रहा था, तो 1 में मैं पॉजिटिव वैल्यू को ऐड करूंगा तो 1 से बड़ा ही आएगा Z, समझ गया। है ना। तो Z की वैल्यू क्या आएगी? 1 से बड़ी, और कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होगा? साइज फैक्टर डोमिनेटिंग होगा। क्लियर है? यस। चलो जल्दी से लिख लो। हो गया क्या बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलें आगे। समझ Yes, sir. आया बेटा दूसरा Yes, sir. केस सभी को? अगर Yes. हमारा थर्ड केस में बना रहा हूँ कि थर्ड केस में टेम्परेचर जो है बॉइल टेम्परेचर से छोटा है, वापिस से मैं बोल रहा हूँ, टेम्परेचर बॉइल टेम्परेचर से क्या है? छोटा है। तो बॉइल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होता है? A अपॉन RT, तो उससे भी छोटा होगा। यहाँ से A अपॉन RB होगा ना, A अपॉन RB, सही लिखा क्या है? Yes, sir. बोलो। Yes. अब मैं क्या कर रहा हूँ, B को इधर ले जा रहा हूँ, A अपॉन RT हो गया ये, हो गया, हो Yes, गया। sir. अब मैं A अपॉन RT को इधर ला रहा हूँ, तो B माइनस A अपॉन RT, ये वैल्यू क्या नेगेटिव आएगी? ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? जब A हमारा बड़ा होगा किससे? B से,
समझ आया? Yes, sir. समझ आया? Yes, और sir. z की वैल्यू क्या आएगी? z की वैल्यू 1 से छोटी आएगी। कैसे आएगी 1 से छोटी? इसमें मैं इसको नेगेटिव रखता हूँ, तो नेगेटिव रखने पर क्या आ रहा है? ये काफी ज्यादा नेगेटिव है। 1 में से मैं नेगेटिव को करूंगा तो नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव आएगा मतलब 1 से छोटा ही आएगा। हाँ यस सर। क्लियर है? मतलब z की वैल्यू 1 से छोटी है। कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है? ए वाला। ए वाला डोमिनेटिंग है, मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डोमिनेटिंग है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर डोमिनेटिंग। याद आ रहा है? हमने ग्राफ भी पढ़ा था इस तरह का, कुछ पढ़ा था ना? ग्राफ नहीं, सबसे पहले जब हम जेड कैलकुलेट कर रहे थे तब भी पढ़ा था ये, लेकिन वहां पे हम प्रेशर को सेम कर रहे थे। यहाँ पर हम बॉइल टू टेम्परेचर से कंपेयर करके जेड की वैल्यू बता रहे हैं। अगर जेड इक्वल टू 1 आता है तो वही आइडियल, जेड ग्रेटर देन 1 आता है तो क्या है? रिपल्शन डोमिनेटिंग फैक्टर था वहां पर, यहाँ पर साइज डोमिनेटिंग फैक्टर है। वहां पर z इज स्मॉलर देन 1 तो वहां पर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग था, यहाँ पर भी वही है। समझ आ रहा है? रिलेट कर पा रहे हो पुराने से? Yes, sir. Yes, sir. कर सकते हैं ना? तो क्वेश्चन किस तरह से आएगा? आपको दो टेम्परेचर की वैल्यू देगा वो, एक तो बॉइल टेम्परेचर की देगा और एक नॉर्मल टेम्परेचर की देगा। या फिर अगर वो नॉर्मल टेम्परेचर की नहीं दे आपसे, तो आपको वो नॉर्मल टेम्परेचर निकालने के लिए देगा। कैसे? आपको फॉर्मूला दे देगा किसका, या तो वो पीवी इक्वल टू एनआरटी से निकालने को बोल देगा, या फिर वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन से निकालने को बोल देगा। अब टेम्परेचर की वैल्यू बॉइल टेम्परेचर के बराबर आ जाए तो आप बता दोगे कि वो कौन सी गैस है? आइडियल गैस है। आइडियल अगर है। टेम्परेचर की वैल्यू बॉइल टेम्परेचर से कम या ज्यादा आती है तो वो रियल गैस है, कम आती है तो Z1 से कम होना बेटा चाहिए, और ज्यादा आती है तो Z1 से ज्यादा होना चाहिए। क्लियर है? कर लोगे? Yes, sir. Yes, चलो, sir. फोर्थ केस भी अभी बाकी है इसमें, ये नोट कर लिया क्या सभी ने? Yes. फोर्थ केस, 4H2 एंड He। याद है ग्राफ में इन दोनों का स्पेशल केस बना था? Yes, sir. अगर 4H2 एंड He टेम्परेचर बॉइल्स टेम्परेचर से कम है, तब भी Z है ना बेटा अप्रोक्स 1 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि हमें पता है कि जब टेम्परेचर बॉइल टेम्परेचर से कम होता है तो कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग होता है। और हमें पता है कि जो H2 एंड हीलियम है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस होता है, और वेरी लेस होगा तो अप्रोक्स Z किसके बराबर आने वाला है? 1 के बराबर आने वाला है। क्लियर है? इन लो प्रेशर। समझ आया? समझ आया बेटा? Sir, Yes, repeat sir. करना. सर ये रिपीट करना। एक और बार बता रहा हूँ, देखो। हाइड्रोजन एंड हीलियम, इनमें कौन सा फोर्स पाया जाता है बेटा? लंदन डिस्पर्शन पाया जाता London है क्या? dispersion. और हमें पता है कि जब टी टीबी से छोटा होता है तो कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मतलब जितना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ेगा उतना ही टी की वैल्यू क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, मतलब जेड की वैल्यू 1 से छोटी होती जाएगी। हाँ है ना? हाँ है ना? कौन सा फैक्टर डोमिनेटिंग है यहाँ? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर ये इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, लंदन डिस्पर्शन मतलब बिल्कुल लेस फोर्सेस, काफी कम फोर्सेस है, तो काफी कम वैल्यू जाएगी जेड की, अप्रोक्स 1 के बराबर ही होगी, क्योंकि जेड 1 से ज्यादा छोटा नहीं होगा, काफी लेस छोटा होगा। तो हम जेड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1। समझ आया? समझ आया? एक और Yes, बार sir. बताऊं? समझा. एक और बार बताऊं? आधे बच्चों को नहीं आया शायद। एक बार ध्यान से देखो। यहाँ पर हमने देखा था कि ए की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? वॉन डेर वाल्स गैस इक्वेशन से ए जो फैक्टर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स है। जितना ज्यादा ए बढ़ेगा
उतनी ज्यादा z की वैल्यू कम होती जाएगी, हाँ या ना। यस सर। अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब a की वैल्यू तो काफी कम है ना, काफी कम है, तो b में से मैं a माइनस आर टी करूंगा तो वो अप्रोक्स 1 के बराबर आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो 1 के बराबर लिखूंगा मैं इसको। मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि z इज स्मॉलर देन 1, लेकिन ये काफी कम छोटा है, मतलब बिल्कुल अप्रोक्सली 1 के बराबर ही है, इस वजह से मुझे ये लिखना सही रहेगा। समझ आया? लो प्रेशर रीजन में। यस सर। सर अब बात लंदन करते हैं डिस्पर्शन क्या होता है? बेटा, लंदन डिस्पर्शन वंडर वॉल फोर्सेस का ही एक टाइप होता है। उसमें हमने फिफ्थ टाइप सर आपको वो पढ़ाया फिफ्थ होगा, टाइप होता जिसको है ना? बोलते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। ऐसा कोई वंडर वॉल फोर्स पढ़ाया है आपको? हाँ इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल कैसा होता है? जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो मॉलिक्यूल है ना, मैं इनको इस तरह से बना रहा हूँ, एच 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 एच। गलती से पहले वाले पे डाइपोल इंस्टेंटेनियसली आ जाए, मतलब एक पे पॉजिटिव साइन आ जाए, एक पे नेगेटिव साइन आ जाए, ये डाइपोल बन गया। इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब उसी टाइम वो थोड़ा सा जनरेट हुआ गलती से, तो ये क्या करेगा, दूसरे मॉलिक्यूल के पास जाके इसमें भी डाइपोल को क्या कर देगा, इंड्यूस कर देगा। लेकिन ये काफी वीक होता है, क्योंकि यहाँ पर इंस्टेंटेनियस आ रहा है, अपने आप आ रहा है, और अपने आप में काफी कम टाइम होगा जब वो अपने आप आएगा। इस वजह से H2 में 2% आयनिक कैरेक्टर होता है। किस वजह से? लंदन डिस्पर्शन फोर्स की वजह से। ये आपको वंडरवॉल फोर्सेस में पढ़ाया होगा, ठीक है ना। एक होता है आयन डाइपोल। आयन डाइपोल क्या होगा, जैसे Na+ को आपने H2O में डाल दिया, तो Na+ क्या करेगा, H2O के नेगेटिव साइन की तरफ जाएगा। ये डेल्टा नेगेटिव है और ये डेल्टा पॉजिटिव, तो Na+ का अट्रैक्ट करेगा इस पे। तो इनके बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, ये कौन सा होगा, आयन डाइपोल। बेटा केमिकल बॉन्डिंग में काफी प्रॉब्लम आ रही है क्या? हाँ सर, लास्ट हाँ क्लास सर। हाँ वाले। सर। तो बेटा नेक्स्ट वीक में हम केमिकल बॉन्डिंग का ही रखेंगे। इस वीक में फ्राइडे तक आपको नहीं समझे इसके नोट्स कंप्लीट करने, किसके, मोल कॉन्सेप्ट सर। के। तो सैटरडे को हम मोल कॉन्सेप्ट की रिवीजन क्लास रखेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट वीक हम केमिकल बॉन्डिंग पर जाएंगे। क्लियर है? लेकिन एक एक चैप्टर आपको एक वीक में कैसे ना कैसे नोट्स पूरे कंप्लीट करने हैं, कैसे ना कैसे सारे वीडियोस देखने हैं, फिर मैं रिवीजन कराऊंगा। अगर आपके नोट्स कंप्लीट नहीं है तो वो रिवीजन में आने का कोई मतलब नहीं है बेटा, आपका टाइम वेस्ट ही होना है। ठीक है, यस सर। चलें आगे। तो ये जो चारों यस केस सर। हमने लिखे हैं, ये कहाँ पर लिखे हैं? हाई प्रेशर रीजन में लिखे। कहाँ लिखे? हाई प्रेशर रीजन में। अब मैं बात करता हूँ किसकी, सॉरी, लो प्रेशर रीजन में लिखे। अब मैं बात कर रहा हूँ हाई प्रेशर रीजन की। हाई प्रेशर रीजन, हमने अभी वीरियल गैस इक्वेशन लिखी थी, Z इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन वी एम। बी अपॉन वी एम को मैं लिख रहा था बी माइनस आर टी, सॉरी बी माइनस क्या था, ए अपॉन आर टी। फिर था बी स्क्वायर अपॉन वी एम स्क्वायर एंड सो ऑन। इस तरह से थी वीरियल गैस इक्वेशन। अब मुझे बताओ, हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर है, तो वीएम काफी लो होगा, होगा कि नहीं होगा? यस सर। अब वीएम काफी लो है, तो ये वैल्यूज 1 में सभी एड ही होने वाली है, तो हमेशा जेड की वैल्यू क्या होने वाली, 1 से बड़ी ही होने वाली। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है, 1 में आप कुछ ना कुछ वैल्यू को ऐड ही कर रहे हो, तो ये वैल्यू जेड की 1 से बड़ी ही होगी। तो फॉर ऑलवेज क्या होने वाला है हाई प्रेशर रीजन में, जैसे वहां भी था, हमने ग्राफ बनाया था ना, याद है कल की क्लास में? तो वहां पे भी हाई प्रेशर रीजन में जेड हमेशा क्या था, 1 से बड़ा था। जबकि लो प्रेशर रीजन में जेड 1 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। क्लियर है? यस सर। यस सर। लिख लिया ये? लिख यस लिया बेटा ये? सर। वो बी माइनस क्या लिखा है? बी माइनस ए अपॉन आर टी। बेटा ये वीरियल गैस इक्वेशन लिखी है मैंने, हाँ जो पहले लिख चुके हैं ना।
हो गया सर। चले आगे। यस सर। पक्का समझ आया यहाँ तक दोनों? Yes, तो sir. ये Yes, यहाँ sir. पे है ना बेटा, अपना वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट खत्म होता है टॉपिक। क्या होता है वीरियल इक्वेशन ऑफ स्टेट? हमने वीरियल इक्वेशन को बनाया किससे? वंडर वॉल गैस इक्वेशन से बनाया। उसमें जो कैपिटल बी है एंड कैपिटल सी है उसको हम सेकंड वीरियल एंड थर्ड वीरियल बोलते हैं। सेकंड वीरियल का फॉर्मूला है बी माइनस ए अपॉन आर टी और थर्ड वीरियल का फॉर्मूला है बी स्क्वायर। ठीक है। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? बॉयल्स टेम्परेचर के बारे में। क्या होता है बॉयल्स टेम्परेचर? बॉयल्स टेम्परेचर होने वाला है वो वाला टेम्परेचर जिसपे गैस कैसे बिहेव करे? आइडियल गैस की तरह बिहेव करे, है ना। तो बॉयल्स टेम्परेचर की वैल्यू वो दे भी सकता है डायरेक्ट या आपसे पूछ भी सकता है ना। पूछेगा तो क्या फॉर्मूला था उसका बॉयल्स टेम्परेचर का? ये यहाँ पर देखो मैंने लगवाया था, ये है ए अपॉन आर बी के बराबर। ए क्या है हमारा? वॉन्डरवॉल गैस कांस्टेंट ए, और बी क्या है? वॉन्डरवॉल गैस कांस्टेंट बी। आर तो पता ही है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 0.08। क्लियर है? Yes. निकालोगे वॉइस टेम्परेचर, साइज मतलब अगर डोमिनेटिंग उस टेम्परे हाँ बेटा क्या बोल रहे हो? बी साइज फैक्टर होता है ना। हाँ, बी जो है साइज का फैक्टर होता है। जैसे जैसे साइज बढ़ेगी बी भी बढ़ता जाएगा। याद है हमने इसको वॉल्यूम करेक्शन फैक्टर में निकाला था, है ना। और ए जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का फैक्टर होता है। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ए की वैल्यू बढ़ेगी। इसको हमने प्रेशर करेक्शन फैक्टर में निकाला था। क्लियर है? चलें यस आगे। सर। Yes, sir. चलो अब तीन फॉर्मूले हमें लिखने हैं बेटा, जल्दी से देखो। पहला मैं डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ क्रिटिकल टेम्परेचर की। फर्स्ट डेफिनेशन लिखना, क्रिटिकल टेम्परेचर लिखना है इसके बारे में। टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू liquefy a gas is called critical temperature। ध्यान दो, टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी गैस क्या हो जाए? लिक्विफाई हो जाए। गैस किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। अब मुझे बताओ टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? कम करना कोई भी पड़ेगा। गैस को हाँ, तो ये कम होना चाहिए। अगर मान लो वाटर के वेपर है तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा बताओ? 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग यस पॉइंट सर। उसका, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। होगी क्या? होगी ना। अरे बेटा यस कंडेंसेशन सर। पॉइंट भी तो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है गैस में 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो गैस भी तो कन्वर्ट होगी लिक्विड में 100 डिग्री सेल्सियस पर ही। कौन की बात Yes, कर sir. रहा हूँ मैं? H2O की बात कर रहा हूँ। समझ आ रहा है? Yes, sir. इसका फॉर्मूला मैं आगे लिखवाऊंगा, डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद करेंगे। दूसरा होता है कि बेटा क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज मिनिमम प्रेशर required to liquefy a gas at critical temperature। मतलब क्रिटिकल प्रेशर क्या है बेटा, एक बार ध्यान से देखो। अगर ये कोई पिस्टन है, पिस्टन में अगर मैं गैस भर देता हूँ, यहाँ पर इस तरह से गैस भर देता हूँ, पिस्टन को मैं नीचे कर रहा हूँ, मतलब प्रेशर को क्या कर रहा हूँ? इंक्रीज कर रहा हूँ। पिस्टन को मैं नीचे करता जा रहा हूँ, प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो बढ़ेगा। मॉलिक्यूल पास पास आते जा रहे होंगे।
और मॉलिक्यूल sir. इतने पास आ जाए कि वो Yes, sir. लिक्विफाइड हो जाए, अगर मॉलिक्यूल इतने पास आ जाए कि वो लिक्विफाई हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, वो वाला प्रेशर कि उससे हमने क्या किया, गैस को लिक्विफाई कर दिया। जैसे आपने एलपीजी का नाम सुना होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Petroleum तो gas. वो होती गैस है, लेकिन उसको लिक्विफाइड किया जाता है। कभी अपना है ना घर का सिलेंडर हिला के देखना, ऐसा लगेगा कि अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है ना, लेकिन जैसे ही हम वॉल्व ऑन करते हैं उसका प्रेशर रिलीज होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया था। जब तक वो सिलेंडर में थी प्रेशर ज्यादा था, इस वजह से वो लिक्विड की फॉर्म में थी। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है? Yes, अब sir. देखो Yes, sir. यहाँ Yes, पर मैंने sir. लिखा है 8 क्रिटिकल टेम्परेचर। 8 क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब गैस को लिक्विफाई तो हमें टेम्परेचर की हेल्प से ही करना है, लेकिन अगर मैं प्रेशर को कम कर दूंगा तो वो जो, मान लो पहले वाटर देखना है यहाँ पर, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, हाँ मैं लिखाऊंगा बेटा, पहले समझ लो। अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विफाई हो रहा था, है ना, तो प्रेशर मुझे क्या लेना था, 1 atm लेना था। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm ही होता है, राइट। मतलब ये जो टेम्परेचर है, बॉइलिंग पॉइंट जो है, ये 1 atm पे डिफाइंड है। लेकिन अगर मैं प्रेशर को 0.1 atm ले लूं, तो क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विफाई हो पाएगा? नहीं, नहीं हो पाएगा ना, 1000. Yes, sir. है ना। तो मैं इसको क्या करूंगा, 1000 करना पड़ेगा मुझे, इतने डिग्री पर ये लिक्विफाई होगा। मतलब प्रेशर को मैंने रिलीज किया, मतलब वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कैसे इंक्रीज हुआ, मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए, प्रेशर को कम करने पे मॉलिक्यूल दूर दूर चले गए। अब मुझे टेम्परेचर को और ज्यादा कम करना पड़ेगा ताकि वो क्या हो, लिक्विफाई हो। समझ आए, समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. मतलब प्रेशर और टेम्परेचर एक दूसरे पे रिलेट करने वाले। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है क्रिटिकल प्रेशर के बारे में कि वो मिनिमम प्रेशर कहाँ पर, क्रिटिकल टेम्परेचर पर, जो किसी भी गैस को लिक्विफाई करते हैं उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिकल प्रेशर। मतलब क्रिटिकल प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रिटिकल टेम्परेचर पे Temperature. डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। हो गया Okay, क्या? sir. चलो आगे, लास्ट बेटा क्रिटिकल वॉल्यूम। हाँ क्रिटिकल वॉल्यूम, इट इज वॉल्यूम ऑफ 1 mole gas at TC and PC। TC एंड PC क्या बेटा, इसको बोलते हैं हम TC और इसको बोलते हैं PC, और इसको क्या बोलेंगे, VC। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट बना के लिखना, ये जो है VC कभी भी एक्यूरेट हम मेजर नहीं कर सकते, कैन नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली, ये हमें ध्यान रखना है ना। क्योंकि अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को लगातार कम करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो कभी भी वॉल्यूम एक्यूरेटली मेजर नहीं होगा। ये हम ध्यान रखेंगे कि क्रिटिकल वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा कभी भी एक्यूरेट नहीं आने वाली। क्लियर है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, अब sir. देखना बेटा, एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा, ये एग्जांपल से समझ आ जाएगा आपको, देखते जाओ। इसके लिए TC दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस एंड PC दे रखा है 2 atm। रूम टेम्परेचर है हमारा T और रूम प्रेशर है हमारा P। ये प्रेशर लिखा हुआ है बेटा, प्रेस लिख दिया मैंने, जगह नहीं थी इस वजह से। अब मुझे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, मुझे बताना है किन किन ऑप्शन में गैस लिक्विफाइड होगी। ठीक है, पहला ऑप्शन है T, तो हमें 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दे दिए। प्रेशर,
क्रिटिकल प्रेशर से ज्यादा दे दिया। दूसरा ऑप्शन है टी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी टी हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर भी हमारा टी 10 डिग्री सेल्सियस है। प्रेशर यहाँ पर 1 atm दिया हुआ है, यहाँ पर प्रेशर 2 atm दिया हुआ है, यहाँ पर प्रेशर 4 atm दिया हुआ है। जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, फिर हम चारों ऑप्शन में देखते हैं कि किस किस में लिक्विफिकेशन होगा और किस किस में नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यही है ना बेटा कि किस किस गैस में लिक्विफिकेशन होने वाला है ना। चारों ऑप्शन में से लिक्विफिकेशन किस कंडीशन में होगा, या फिर लिख लो क्वेश्चन, इन विच कंडीशन या इन विच ऑप्शन लिक्विफिकेशन स्टार्ट्स when critical temperature of gas is 10 degree Celsius and critical pressure of gas is 2 atm. There are 4 options A, B, C and D. लिखा? ध्यान दो बेटा। यस सर। समझना, टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, क्या लिक्विफिकेशन होगा? लिक्विफिकेशन होगा? नो सर। नो सर। नहीं होगा। मतलब सबसे एक्यूरेट वैल्यू तो किसकी आने वाली है? क्रिटिकल टेम्परेचर की। उतना टेम्परेचर तो जरूरी है, उतना टेम्परेचर तो जरूरी है लिक्विफिकेशन करवाने में। प्रेशर चाहे कम हो ज्यादा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्रिटिकल टेम्परेचर को सबसे पहले देखेंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर 10 से ज्यादा है, नो लिक्विफिकेशन। नहीं हुआ ना। अब यहाँ पर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर हो गया। अब हम कहां पर जाएंगे? क्रिटिकल प्रेशर पे। लेकिन क्रिटिकल प्रेशर तो 2 atm था, यहाँ तो 1 ही दिया रखा है। क्या हो पाएगा लिक्विफाइड? बोलो। नो सर। नहीं होगा ना। क्रिटिकल टेम्परेचर उन्होंने दे दिया, लेकिन मिनिमम जो प्रेशर चाहिए था वो कितना चाहिए था? 2 atm, और यहाँ पर तो 1 atm ही है। इस वजह से यहाँ पर भी कोई लिक्विफिकेशन नहीं होगा। होगा क्या? नहीं होगा। सेकंड केस में क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है, क्रिटिकल प्रेशर भी दे रखा है, 2 atm ही था ना। देखो यहाँ पर 2 atm ही क्रिटिकल प्रेशर है, मतलब लिक्विफिकेशन हो जाएगा क्या? यस सर। है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लिक्विफिकेशन स्टार्ट। मुझे बताओ, क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है, क्रिटिकल प्रेशर से भी ज्यादा प्रेशर दे रखा है, तो होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। और होगा, फास्टर होगा। होगा। होगा ना। समझ आया? समझ आया क्या है क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर? Yes, sir. क्रिटिकल टेम्परेचर तो वो टेम्परेचर है जिसपे कोई लिक्विड गैस लिक्विफाइड हो जाए, और क्रिटिकल प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जिस पर कोई गैस लिक्विफाइड हो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब प्रेशर को हम तब देखेंगे जब हमारा टेम्परेचर क्या हो? क्रिटिकल टेम्परेचर से के बराबर हो या उससे कम हो, तब देखेंगे। क्लियर है? चले आगे। Yes, sir. तो बेटा मैं ये तीनों के फॉर्मूले लिखा रहा हूँ, ये फॉर्मूले डायरेक्ट आपको याद रखने। इसके बाद इनके बारे में कल बात करेंगे हम। ये फॉर्मूले आप जरूर लिख लो। करू ही रहे दिए, लिख लिया सभी ने? बताना डिस्काउंट हो गया था। क्या कौन सा वाला बताऊं बेटा एक बार? आवाज नहीं आई। ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस एंड क्रिटिकल प्रेशर दे रखा है 2 atm। दोनों की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पे वो लिक्विफाइड होगी गैस, और क्रिटिकल प्रेशर इतना रिक्वायर्ड है। दोनों कंडीशन जब हमारी फुलफिल हो जाएगी तो गैस लिक्विफाई होने लग जाएगी। इन दोनों में से सिर्फ एक होती है तो लिक्विफाइड नहीं होगी, या दोनों ही नहीं होती है तो भी लिक्विफाइड नहीं होगी। यहाँ पर दोनों ही हो रही है क्या? ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, बट ये वाली नहीं हो रही है। हो रही है क्या? नहीं, तो कोई लिक्विफिकेशन नहीं हुआ। यहाँ पर ये वाली फुलफिल हो गई है, बट ये वाली नहीं हुई है।
इस वजह से यहाँ पर भी कोई लिक्विफिकेशन नहीं हुआ। यहाँ पर ये वाली भी हो गई है, देखो टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर आ गया, 10 डिग्री सेल्सियस ही था ना क्रिटिकल टेम्परेचर, तो प्रेशर क्रिटिकल प्रेशर के बराबर आ गया, तो लिक्विफिकेशन हो जाएगा। दूसरा, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और क्रिटिकल टेम्परेचर के बराबर है, और यहाँ पर तो P क्रिटिकल प्रेशर से भी ज्यादा है, तो ज्यादा फास्ट लिक्विफिकेशन होगा। समझ रहे हो? प्रेशर को बढ़ाना चाहिए और टेम्परेचर को कम करना चाहिए, ये बात तो समझते हो लिक्विफिकेशन में। टेम्परेचर को कम करोगे तो भी मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, प्रेशर को बढ़ाओगे तो भी मॉलिक्यूल पास पास आएंगे, है ना? आया आप समझ? हाँ सर। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट 3 फॉर्मूले में लिखवा रहा हूँ आपको, ये फॉर्मूले लिख लो और आज जब रिवीजन करो तो ये फॉर्मूले याद करने की कोशिश करना। करूँ रेस? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे हम क्रिटिकल कांस्टेंट। पहला क्रिटिकल कांस्टेंट है टीसी। टीसी का मीनिंग क्रिटिकल टेम्परेचर, जिसका फॉर्मूला होता है 8A 27 RB। दूसरा होता है पीसी क्रिटिकल प्रेशर, इसका फॉर्मूला होता है A 27B²। और तीसरा होता है वीसी, वो होता है 3B, लेकिन ये क्या है? लीस्ट एक्यूरेट है, लीस्ट एक्यूरेट। ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? हो जाएंगे? यस सर। ए क्या है Yes, यहाँ पर? A Yes, and B sir. वॉन डर वॉल गैस कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। समझते हो ना ये तो आप? यस सर। ए का फॉर्मूला भी पता है हमें। ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए का फॉर्मूला था n², सॉरी, ए का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा P इक्वल टू NA²/V²। सॉरी, A², गलत लिख रहा हूँ ना, AN²/V²। तो ए का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डेल्टा P इंटू V²/N²। बी का क्या फॉर्मूला होता है? हमें पता है डेल्टा V इक्वल टू NB होता है, तो बी क्या हो जाएगा? डेल्टा V/N। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब देखो बेटा, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। कल की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं। एक तो रिड्यूस्ड इक्वेशन बची हुई है, मतलब ऐसी वंडरवॉल गैस इक्वेशन जिसमें ए एंड बी नहीं होंगी, है ना? वैसी इक्वेशन भी हम उसी से डिराइव करेंगे, तो एक डेरिवेशन तो वो बचा है। दूसरा ईडियोमेट्री बचा है, तीसरा फॉल्टी बोरोमीटर बचा है। तो ये तीनों टॉपिक हम कल की क्लास में खत्म करेंगे और केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा कंप्लीट होगा। कल का होमवर्क सिर्फ ये है कि हमें जीओसी की एक्सरसाइज 1 के स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन डिस्कस करने, है ना? कोशिश करना कि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो, ताकि यहाँ पर हमारा जो डिस्कशन टाइम है थोड़ा कम हो, है ना? डिस्कशन टाइम ही हमारा आधा पौन घंटा चला जाता है, तो क्लास आधे पौन घंटे की हो पाती, ठीक है ना? तो एक Yes, काम sir. करना, या तो अपने फ्रेंड से पहले डिस्कस कर लो कि ये क्वेश्चन तेरे को आया है क्या, ये क्वेश्चन जो आपको नहीं आया है वो किसी और से पूछो। अगर किसी को ही नहीं आता है तो फिर मैं बताऊंगा। इससे क्या होगा? हमारा डिस्कशन टाइम थोड़ा कम होगा, हमारा कोर्स जल्दी चलेगा। क्लियर है? यस Yes, सर। sir. चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ये रिवीजन करना जरूर मत भूलना बेटा। ये लास्ट की 3 क्लासेस काफी ज्यादा मतलब आपको परेशान कर सकती है आगे चल के। अभी तो नहीं करेगी क्योंकि अभी आपने फ्रेशली इसको पढ़ा है, लेकिन आगे जब आप रिवीजन करोगे तो दिक्कत आएगी। तो फ्रेशली इसका आज की डेट में ही एक बार रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है? यस सर। Yes, Yes. sir. Yes, sir. चलो यस। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय। सर। थैंक यू सर। Bye, sir. बाय Yes, सर। sir. थैंक यू Bye, सर। bye, Thank you, sir. sir. बाय। Good day, sir.